अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्तादी ऑनलाइन। व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपकी क्यूरीज़ और कंसर्न्स को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। वो क्यूरीज़ और क्वेश्चन जो कि आपके माइंड में थे, जो आपने हमसे पूछे आफ्टर स्क्रीनिंग टेस्ट एमओडी एनालिस्ट। और आज हम आपको बताएंगे कि स्क्रीनिंग टेस्ट का रिज़ल्ट यानी कब आएगा, कब तक एक्सपेक्टेड है कि स्क्रीनिंग टेस्ट का रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा, मेरिट क्या होगा, कितने मार्क्स हासिल करने वाला स्टूडेंट जो है वो पास कंसिडर होगा, और क्या जितने लोग पास होंगे वो नेक्स्ट स्टेज पे प्रोसीड कर पाएंगे या नहीं, अगला टेस्ट कौन सा है और कब होगा, यानी कि इसमें जो टेस्ट फेजेस होते हैं वो कौन कौन से हैं, और नेक्स्ट फेज में कौन सा टेस्ट होने जा रहा है और वो कब होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट क्या है और इसका सिलेबस क्या होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि जो लास्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एनालिस्ट का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिया गया था वो क्या था, और उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, और मेथड टू अटेम्प्ट द पेपर क्या था, उसमें कितना टाइम दिया गया था, और ये सारी चीज़ें। हमारे पास सिर्फ एक ही एमओडी एनालिस्ट का पास पेपर अवेलेबल है, क्योंकि लास्ट टाइम जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एनालिस्ट की सीट्स अनाउंस की गई थी वो 2025 में थी। इससे पहले ये सीट्स कभी अनाउंस नहीं की गई, और उसके बाद अभी वो सीट्स अनाउंस की गई हैं जिसके बारे में अभी आपको ये गाइडलाइन प्रोवाइड की जा रही है, यानी कि एमओडी एनालिस्ट की ये वाली सीट्स सेकेंड टाइम अनाउंस की जा रही हैं। तो व्यूअर्स, मूव ऑन करते हैं वीडियो की तरफ, और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपके लिए आपको यही बताएंगे कि आप अपने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की तैयारी के लिए हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और उसका लिंक भी आपको आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप बर वक्त अपने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की तैयारी कर सकें। आपके क्वेश्चन थे कि रिजर्वेशंस अबाउट टेस्ट पैटर्न ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट। सबसे पहले आपकी जो रिजर्वेशंस हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे कि हमें काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स की तरफ से कहा गया कि जो पेपर की डिस्ट्रीब्यूशन थी, यानी कि 70% ऑफ द पेपर उसमें कहा गया था कि जनरल गैट आएगा, प्लस इसमें करंट अफेयर्स होंगे, और ये 70% जो है कवर करेगा, और उसके साथ जो है वो 30% आपका सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 30% ऑफ सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन तक तो ठीक रहा, लेकिन जो बाकी डिस्ट्रीब्यूशन थी जिसमें जनरल गैट प्लस करंट अफेयर्स थे, उसमें क्वेश्चंस की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल नहीं थी। कैंडिडेट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर 70% जनरल गैट प्लस करंट अफेयर्स हैं तो इनकी डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। और वहाँ पर एनालिटिकल रीजनिंग, इसके अलावा मैथ्स, इसके क्वेश्चन जो हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा थे इंग्लिश और करंट अफेयर से। करंट अफेयर्स और इंग्लिश के देयर वर वेरी लिमिटेड क्वेश्चंस, और मेजर चंक जो था वो एनालिटिकल रीजनिंग और उसके साथ मैथ्स को लेके था, और फिर उसकी स्टेटमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा लेंथी थी। ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्न जो है वो कैंडिडेट्स को देखने को मिले हैं। मैं यहाँ पर ये समझता हूँ कि अगर एमओडी एनालिस्ट के स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस शेयर करते वक्त ये कहा गया है कि जनरल गैट प्लस करंट अफेयर 70% होंगे, और वहाँ पर कैटेगोरिकली नहीं बताया गया कि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, तो यहाँ पर लिबर्टी है पेपर सेट करने वाले के पास और एमओडी के पास कि वो जितने भी चाहे जिस पोर्शन में क्वेश्चन जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, और इसी लिबर्टी का वहाँ पर जो है वो एडवांटेज लिया गया है। और लेकिन जब सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन की बारी आती है तो वहाँ पर बताया गया था कि 30% पेपर वहाँ वो होगा, तो 30% पेपर जो है वो सब्जेक्ट रिलेटेड ही पूछा गया है। यहाँ पर सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस को लेके भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चन किए गए कि जो एक कैटेगरी है, यानी कि 10 कैटेगरीज वहाँ पर दी गई थी, और फिर देयर वर अराउंड 40 डिसिप्लिन्स, तो किसी एक डिसिप्लिन में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि एक कैटेगरी के अंदर 4 डिसिप्लिन है तो किसी एक डिसिप्लिन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और बाकियों से थोड़े थोड़े पूछे गए हैं। ये अभी आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें रिफाइन होती हैं। ये कहा जा सकता है कि पेपर में थोड़े आप इश्यूज जो हैं वो इसको हाईलाइट कर सकते हैं, और फ्यूचर के लिए आप कंसर्न सेक्शन को या कंसर्न डिपार्टमेंट को आप बता सकते हैं कि ये रिजर्वेशन आपको पेपर में देखने को मिली हैं, ताकि फ्यूचर के लिए उस फ्यूचर में अच्छे पेपर पैटर्न सेट करने में आप अपनी फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर सकें। ये रिजर्वेशन हमारे तक पहुंची, मैंने कहा आपको इसके लिए थोड़ा सा इसके हवाले से भी गाइड कर दें। उसके बाद है जी, स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड। ये क्वेश्चन हमारे से पूछा जा रहा था कि स्क्रीनिंग टेस्ट के रिजल्ट जो हैं वो कब तक अनाउंस किए जाएंगे। अगर हम लास्ट ईयर के स्क्रीनिंग टेस्ट और उसके बाद कितना टाइम लगा रिजल्ट अनाउंस होने में उसको देखें तो देयर वर अराउंड 3 to 4 वीक्स लगे थे। इसके लिए सारी डिटेल जो मैं आपके सामने चीज़ें रख रहा हूँ हमारे चैनल पर, आप सीक्वेंस में वीडियोज़ देख सकते हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट कब हुआ, और उसका जब रिजल्ट अनाउंस किया गया तो हमने एमओडी एनालिस्ट के स्क्रीनिंग टेस्ट के रिजल्ट अनाउंसमेंट की वीडियो भी अपने चैनल पर ऐड की हुई है, आप देख
सकते हैं कि अराउंड 3 to 4 वीक्स या मैक्सिमम 5 वीक्स लगे थे इस रिजल्ट को अनाउंस होने में। तो अभी भी आप 4 to 6 वीक्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें यह है कि अभी रोज़े हैं और उसमें टाइमिंग जो है ऑफिस टाइमिंग कम होती हैं, तो इसमें आप थोड़ा सा दरमियान में ईद भी आ रही है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये मैक्सिमम टाइम मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 to 6 वीक्स, इससे पहले भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिजल्ट अनाउंस होगा। यानी कि 22 फरवरी को अगर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ है तो 22 मार्च ना सही तो एट द एंड ऑफ मार्च या एट द स्टार्ट ऑफ अप्रैल आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। उसके बाद जो है वो हमारे सामने जो क्यूरी है वो ये है कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी विल बी इन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के हवाले से है कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कब होगा। तो जो लास्ट ईयर एग्जाम लिया गया था, जैसे ही स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस हुआ उससे नेक्स्ट वीक यानी कि उसी वीक, यानी अगर मंडे को रिजल्ट अनाउंस हो रहा है तो उसी वीकेंड पे आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है उसकी रोल नंबर स्लिप अपलोड हो गई थी और आपने कमिंग संडे को डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में अपीयर होना था। और अगर सैटरडे को आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट अनाउंस था और उसके अगले दिन यानी कि संडे को आपको कहा गया था कि आपने साइकोमेट्रिक टेस्ट में अपीयर होना है। तो ये दोनों टेस्ट जो हैं वो एक दिन में एक लिया गया और फिर अगले दिन में दूसरा टेस्ट लिया गया था। यानी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो एक ही वीकेंड पे सैटरडे को डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिया गया और उसके बाद जो है साइकोमेट्रिक टेस्ट ले लिया गया। तो इसमें आपको, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस होगा और उसके बाद मैं डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की तैयारी कर पाऊंगा, तो ये सरासर गलत है। आपको इसके लिए टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको इसकी तैयारी पहले से करके रखनी होगी। आप जिस भी सोर्स से कर रहे हैं अच्छी सी तैयारी इसकी आपको पहले से करके रखनी है। और उसके साथ साथ आप डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के ऊपर ही सारा फोकस ना कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के वेरी नेक्स्ट डे आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट है और साइकोमेट्रिक टेस्ट की तैयारी भी आपको बर वक्त करके रखनी है। इसमें आपको टाइम नहीं मिलेगा। हो सकता है कि एक वीक मिल जाए या इससे भी कम मिले, या अगर इट इज़ एट द लिबर्टी ऑफ कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन के वो आपको इससे ज़्यादा भी दे सकती है। लेकिन पास्ट प्रैक्टिस को जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये पास्ट प्रैक्टिस है और पास्ट प्रेसिडेंट्स है कि इस तरह से इसके टेस्ट लिए जाते रहे हैं। ये सारी डिटेल्स जो भी मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर कर रहा हूँ, आप हमारे चैनल को विजिट करें। एमओडी प्रेपरेशन सीरीज के नाम से कंप्लीट प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको हर वीडियो और जो भी यहाँ पर फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये सीक्वेंस के साथ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट आता है जी मेरिट के ऊपर बात कर लेते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछने को मिले कि जो हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट का मेरिट है वो क्या होगा, क्या सारी कैटेगरीज के लिए सेम होगा या हर एक के लिए डिफरेंट होगा। तो व्यूअर्स यहाँ पर अगर आप देखें कि डिसिप्लिन ना सही, डिसिप्लिन को हम इस मर्ज कर लेते हैं कैटेगरीज में, तो यहाँ पर 10 कैटेगरीज जो हैं उसके अंडर ये सीट्स अनाउंस की गई हैं एमओडी एनालिस्ट की। तो हर कैटेगरी का मेरिट जो है वो डिफरेंट होगा, हर कैटेगरी के लिए सेम मेरिट जो है वो नहीं होगा। अभी कुछ लोगों का पेपर जो है वो अपने, अगर सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो बाकी तो जेनेरिक पोर्शन तो सारों के लिए एक ही था जिसमें जनरल गैड प्लस करंट अफेयर्स थे, लेकिन जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सारों के लिए डिफरेंट थे। तो हर एक के किसी को अपने सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन और पेपर जो है वो मुश्किल लगा होगा, किसी के लिए आसान होगा, तो इसलिए हर कैटेगरी का मेरिट डिफरेंट होगा। और ये आप एक्सपेक्ट करें, ये नहीं कि एक मैनेजमेंट साइंसेस में अपीयर होने वाला बंदा जो है वो कहता है मेरे 60 मार्क्स हैं और वो नेक्स्ट स्टेज पे प्रोसीड कर गया है, लेकिन दूसरे बंदे के 70 मार्क्स हैं और वो नेक्स्ट स्टेज पे प्रोसीड नहीं कर पाया। ये सारा अब कैटेगरी वाइज मेरिट कंसर्न है, तो इसको आपने मद्देनजर रखना है जब आप बात कर रहे हैं आपके मेरिट की। अभी बात करते हैं कि आपके पास मिनिमम जो है वो कितने मार्क्स होने चाहिए टू प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेज। इसमें यह है कि हम इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो ना तो एडवर्टीजमेंट में प्रोवाइड की गई है, ना ही recruitments.com.pk के ऊपर इस तरह की कोई गाइडलाइन अवेलेबल है, और ना ही पास्ट में अवेलेबल रही है कि आप इतने मार्क्स लेंगे तो आप पास कंसिडर होंगे। लेकिन हम अपने लिए एक फिगर सेट कर लेते हैं कि मिनिमम जिस बंदे के पास 50 मार्क्स हैं वो पास कंसिडर होता है, और 50 मार्क्स वाला ही 50 मार्क्स जिससे कम होंगे वो पास कंसीडर नहीं होगा, मेरिट विल बी हायर। लेकिन हमें ये देखने को मिलेगा कि मेरिट जो है वो 50 से ज़्यादा होगा। यू कैन एक्सपेक्ट 60 प्लस, कि जिस बंदे के 60 मार्क्स आए हैं या उससे ज़्यादा आए हैं तो वो मेरिट में अच्छी पोजीशन बना पाएगा। यहाँ इस पॉइंट को मैं किस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि
फ़र्ज़ करें आपके 50 मार्क्स आ गए, आप पास हो गए हैं और आप जो है वो नेक्स्ट स्टेज के लिए यानी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए प्रोसीड कर गए हैं, आप क्वालिफाई कर गए हैं नेक्स्ट स्टेज के लिए, और फिर आपने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी पास कर लिया है और उसके बाद आपने साइकोमेट्रिक टेस्ट में जो है वो चले गए हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट में भी आप रिकमेंड हो गए हैं, लेकिन आपके जो पासिंग मार्क्स की रेशियो है वो बड़ी स्मॉल है, यानी कि आप 50, यानी कि आप सिंपल लैंग्वेज में कह लें कि आप मरा के पास होते रहे हैं। 50 मार्क्स आपने पास करने में लिए हैं स्क्रीनिंग टेस्ट को, इसी तरह ही आपने मिनिमम मार्क्स लिए हैं पास करने में डिस्क्रिप्टिव को, और साइकोमेट्रिक में आप रिकमेंड हुए हैं। लेकिन जब ओवरऑल मेरिट बनेगा तो आप जो है वो मेरिट में नहीं आ पाएंगे। टॉप मेरिट के जो लोग होंगे, जब फाइनल स्टेज होती है इंटरव्यू की, तो टॉप मेरिटेड लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। तो आप यहाँ पर सिर्फ पास होने पे फोकस नहीं करना आपने कि मैं हर टेस्ट में पास होता जाऊं, पास होते जाएंगे, लेकिन जब एट द एंड मेरिट बनेगा तो आप जो है वो मेरिट में नहीं आएंगे और आप नेक्स्ट स्टेज में प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। आप 3 स्टेजेस जो कि इतना टफ, आप तकरीबन 3 स्टेजेस से गुजरेंगे, जिसमें स्क्रीनिंग टेस्ट है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट है, ये सारी स्टेज आप पास कर चुके होंगे, लेकिन आप मेरिट में नहीं आएंगे, तो वहाँ पर आपके लिए बहुत यानी कि एक डिसअपॉइंटमेंट होगी। इसलिए आप हर टेस्ट पे, हर फेज के ऊपर मैक्सिमम मार्क्स लेने की कोशिश करें, ताकि आपका सिर्फ जो पॉइंट है वो पास होना ही नहीं होना चाहिए, हाई मेरिट में आना है, ताकि आप इस सीट को जो है वो हासिल कर पाएं। और वही लोग हासिल करेंगे जिनका मेरिट ज़्यादा होगा, जिनके मार्क्स ज़्यादा होंगे, और वो मेरिट में अपने लिए एक प्लेस बना पाएंगे। उसके बाद जो है वो ये मैंने जिस तरह पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा था, ये वही पॉइंट है। देयर आर नंबर ऑफ टेस्ट। जब हम एमओडी एनालिस्ट की टेस्ट फेजेस की बात करते हैं तो इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, साइकोमेट्रिक टेस्ट है, देन इंटरव्यू है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट और साइकोमेट्रिक, ये तीनों टेस्ट जो हैं इसकी रिकमेंडेशन, साइकोमेट्रिक टेस्ट रिकमेंडेशन, डिस्क्रिप्टिव और स्क्रीनिंग टेस्ट के मार्क्स को मिला के एक मेरिट बनता है जो आपको इंटरव्यू की सीट तक लेके जाता है। और फिर इन सारी चीज़ों को, इंटरव्यू को, स्क्रीनिंग, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के मार्क्स और साइकोमेट्रिक टेस्ट रिकमेंडेशन जो है, इन सारों को क्लब करके आपका एक ओवरऑल मेरिट बनाया जाता है, जिसके बाद आप फाइनली रिकमेंड होते हैं, यानी कि फाइनली सिलेक्ट होते हैं और आपको मेडिकल कॉल आती है। बाद लोगों के इंटरव्यू बहुत अच्छे हुए होते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट भी रिकमेंडेड होता है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी पास होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट भी पास होता है, लेकिन उनको कॉल नहीं आती मेडिकल की। उसकी वजह यही होती है कि वो मेरिट पे नहीं आ पाते। So there is a possibility that candidates with lower marks can be proceeded to the next phase. ये possibility है कि अगर आपके मार्क्स कम भी आए हुए हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेज पे प्रोसीड कर लिया जाएगा। आप स्क्रीनिंग टेस्ट में कम मार्क्स लेके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में अपीयर हो जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में भी आप पासिंग यानी कि कम मार्क्स लेते हुए साइकोमेट्रिक टेस्ट में बैठ जाएंगे, और फिर हो सकता है आप इंटरव्यू में जगह ना बना पाएं। अगर आप इंटरव्यू में भी आ गए हैं और आपका मेरिट जो है वो जब कैलकुलेट किया गया है, फाइनल मेरिट में आप अच्छा मुकाम नहीं बना पाए, फाइनल मेरिट ये बहुत लास्ट एट द एंड स्टेज जो है उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। हालांकि ये सारी चीज़ें जो हैं यहीं पर ही कवर हो जाती हैं, स्क्रीनिंग, डिस्क्रिप्टिव, साइकोमेट्रिक, और इंटरव्यू तक पहुँचते पहुँचते और ऑल कैंडिडेट्स जो है वो थोड़ी बहुत रेशो के साथ सेम पोजीशन पे आ जाते हैं। लेकिन एट द एंड जो है फाइनल मेरिट बनाते हुए भी आपके स्क्रीनिंग, डिस्क्रिप्टिव, साइकोमेट्रिक और इंटरव्यू के मार्क्स जो हैं वो काफ़ी अहमियत रखते हैं। इसीलिए आप जितने भी अपने मेरिट की जब बात करते हैं तो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखें। पासिंग मार्क्स की जब बात करते हैं तो सिर्फ पासिंग मार्क्स पे फोकस ना करें, आपका टारगेट हाई मार्क्स लेना है ताकि आप नेक्स्ट स्टेज पे प्रोसीड कर पाएँ। इस स्क्रीन में काफ़ी ज़्यादा मैंने आपके क्वेश्चंस को एड्रेस किया है कि रिज़ल्ट कब आ रहा है, नेक्स्ट स्टेज पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट क्या कब होना है, और अभी हम उसके सिलेबस से रिलेटेड जो है वो बात करेंगे, और साथ साथ जो नेक्स्ट फेजेस ऑफ टेस्ट हैं वैसे तो मैंने यहाँ पर बता दिया है, लेकिन नेक्स्ट स्टेज में भी हम उस पर बात करते हैं। एमओडी एनालिस्ट के जो टेस्ट फेजेस हैं उनमें सबसे पहले आता है जी स्क्रीनिंग टेस्ट। वो टेस्ट जो आप दे चुके हैं, अभी नेक्स्ट स्टेज है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की जो अभी आपने देना है, जो वेरी नेक्स्ट स्टेज है। जब आपका स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा तो आपने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में अपीयर होना होगा। उसके बाद आता है साइकोमेट्रिक टेस्ट। जब आप डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के नेक्स्ट डे ही आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट हो जाएगा, अगर प्रीवियस प्रैक्टिस को मद्देनजर रखा जाए। प्रीवियस प्रैक्टिस में सैटरडे को आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो गया था और साइकोमेट्रिक संडे को हुआ
हुआ था। और जब ये सारी तीनों टेस्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अभी हमारा फोकस जो है वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के ऊपर है और उसके साथ साथ साइकोमेट्रिक टेस्ट के ऊपर है। हाँ, आप जो है इसको पैरेलल लेके चलेंगे जी, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट को भी और साइकोमेट्रिक टेस्ट को भी। साइकोमेट्रिक टेस्ट की तैयारी भी वैसे ही करें जैसे आप अपने डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों टेस्टों को आपको अलग से तैयार करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। अभी हम बात करते हैं जी एमओडी एनालिस्ट का जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है जो लास्ट ईयर लिया गया है, उसके ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो में हमारा ज़्यादातर फोकस डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के ऊपर है और साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए हम एक अलग से वीडियो ऐड करेंगे और उसमें भी आपको कम्प्लीटली जो है वो गाइड करने की कोशिश करेंगे कि आपका जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो किस तरह से होगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में ये हुआ था कि ये 3 घंटे का आपका पेपर था और ये था कंप्यूटर बेस्ड पेपर, यानी कि आपने वो जो भी वहाँ पर टॉपिक दिए गया था आपने उसको टाइप करना था और टाइप करते हुए आपने अपने आंसर जो हैं वो करने थे। ये जो एग्ज़ाम है इट वाज हेल्ड ऑन 21 जून, यहाँ पर मिसिंग है इसका मंथ, 21 जून 2025 में ये एग्ज़ाम लिया गया था और ये कंप्यूटर बेस्ड था। यहाँ पर आपने जो ये टॉपिक्स नीचे आप देख रहे हैं गिवन टॉपिक्स थे, इनमें से किसी एक के ऊपर आपने 1500 से आपने अराउंड 3000 वर्ड का एक ऐसे लिखना था और 3 घंटों के अंदर आपने इस ऐसे को कंप्लीट करना था। जो टॉपिक दिए गए थे वो आप देख सकते हैं और इनको देखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जून 2025 के दौरान कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हो रही थी इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, और उसके अलावा जो सिनेरियो चल रहा था उन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है आपके क्वेश्चंस के लिए जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था और पूछा गया था कि आप रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट इफेक्ट्स ऑन इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर, इसके ऊपर आपने ऐसे लिखना है। दूसरा टॉपिक था सोशल साइंसेज पर्सपेक्टिव ऑफ पावर, पॉलिटिक्स एंड ह्यूमन राइट्स। फिर था जी साइबर वारफेयर और उसके बाद चौथा क्वेश्चन था फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू फिनटेक, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर डेवलपिंग इकोनॉमीज। ये क्वेश्चन थे जो उस वक्त पूछे गए थे। ये पास्ट प्रैक्टिस है, पास्ट पेपर है। अभी न्यू डेवलपमेंट एमओडी जो है वो हर दफ़ा कोई ना कोई नई चीज़, नई इंटरवेंशन ज़रूर करती है। अगर कोई सिलेबस से रिलेटेड या पेपर पैटर्न से रिलेटेड या कोई चीज़ एमओडी की साइट पे अपलोड होती है तो उसको हम तब देखेंगे, आपके साथ शेयर भी करेंगे। लेकिन फिल वक्त जो है वो हमारे पास पास्ट प्रैक्टिस जो अवेलेबल है पास्ट पेपर की फॉर्म में वो यही है कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट सोशल और फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर जो है वो टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़ के ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या ओपनली बात की जाए तो आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड भी जो है वो कोई ऐसे या कोई क्वेश्चन या कोई इस तरह का एक राइटअप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो है वो डाला जाए और उसके ऊपर कहा जाए कि आप इसके ऊपर भी कुछ लिखें। ये चीज़ें हो सकती है, इसीलिए आप पॉसिबिलिटीज़ अपने जहन में रखें कि कोई नई चीज़ जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। ये थे प्रीवियस प्रैक्टिस और प्रीवियस पेपर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का। उम्मीद है आपको इससे कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि किस तरह का पेपर होगा। अब यह है कि आप डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की तैयारी के लिए हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया एमओडी एनालिस्ट 26 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट प्रिपरेशन ग्रुप है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सीरियस कैंडिडेट इसको ज्वाइन करें और उसके साथ साथ जो है वो हम साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए अलग से वीडियो ऐड करूँगा और उसके ग्रुप का लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके अलावा आप जेनेरिक गाइडलाइंस जो कि एमओडी एनालिस्ट के एग्जाम से रिलेटेड हैं, अपडेट्स हैं, रिजल्ट से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, नेक्स्ट फेजेस से रिलेटेड, उनके लिए आप हमारा एमओडी एनालिस्ट का जो ग्रुप है अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस्ताद जी ऑनलाइन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। व्हाट्सएप चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे आप में लाइक कर सकते हैं और एक्स पे आप में फॉलो कर सकते हैं। आपकी कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई कंसर्न्स हो, कोई गाइडलाइन चाहिए हो तो हमारा कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, वहाँ पर पुट कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।